तो सेंसिबल हीट फैक्टर जो है वो डिफाइन किया गया है सारी प्रोसेस के लिए, हमारा जितने साइकोमेट्रिक प्रोसेस सबके लिए डिफाइन किया गया है। सब लोग कोई भी एक रैंडम प्रोसेस ले लो 1 से 2 पे, तो इसमें टोटल हीट ट्रांसफ़र ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट बात की हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू क्यू, और इस चैप्टर में सारी प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफ़र H2 माइनस H1 ही आता है, ठीक है, क्योंकि वर्क तो कोई प्रोसेस देती है नहीं, और काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज को हम ज़ीरो मानते हैं इसकी वजह से। तो टोटल हीट पूछा तो भी वो एंथैल्पी चेंज ही होगा। तो 1 से 2 जाने के दो तरीके, 1 से 3 जाओ फिर 3 से 2 जाओ, मतलब ये दोनों अलग अलग पर रिप्रेजेंट कुछ करते हैं। 1 से 3 जाने पर देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब सेंसिबल हीटिंग है वो। और 3 से 2 जाने पर देखो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी इज़ कनेक्टेड टू लेटेंट हीट, क्योंकि स्टेट चेंज समथिंग कनेक्टेड, तो वही लेटेंट हीट। तो टोटल हीट ट्रांसफर कैन बी रिटर्न एज H2 minus H1. It can also be written as H2 minus H3 plus H3 minus H1. Also enthalpy is point function. Yes, तो enthalpy point function है 1 2 3 there is so sensible heat, 3 से 2 latent heat है। so sensible heat होगी H3 minus H1, latent heat होगी sensible, ये देखो कौन सी प्रोसेस है 1 से 2 हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। सो सेंसिबल हीट एडेड कितनी है H3 माइनस H1, और लेटेंट हीट एडेड कितनी है H2 माइनस H3। टोटल हीट एडेड कितनी है, दोनों को ऐड कर दो। तो सेंसिबल हीट फैक्टर होता है सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। लेटेंट हीट तब भी जब मॉइस्चर इज एडेड और रिमूव फ्रॉम, लेटेंट हीट तब इफेक्ट में आएगी जब ओमेगा चेंज होगा। ओमेगा अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो लेटेंट हीट का वहाँ कोई काम नहीं है, लेटेंट हीट एडेड ज़ीरो होगी वहाँ पे। जैसे कि सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग, इन सब में प्योर ह्यूमिडिफिकेशन, प्योर डिह्यूमिडिफिकेशन में सिर्फ लेटेंट हीट आएगी, वहाँ सेंसिबल हीट होगा ज़ीरो। तो सेंसिबल हीट फैक्टर फॉर दोज प्रोसेस होगा ज़ीरो। और जब डीपीटी चेंज हो रहा होगा इसका मतलब वहाँ पे सेंसिबल हीट आ रही है। हम इसे किसी प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। लेटेंट हीट वी नो ड्यूरिंग हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। सो अब हम जानते हैं वो हमने प्रोसेस किया था जहाँ पे वाटर को हम मतलब WT जब मैंने एक्सप्लेन किया था वाटर को गर्म किया था, तो वहाँ क्या है वाटर वेपर का फेस चेंज करना था, वहाँ पक्का लेटेंट हीट यूज़ हुई थी। और वैसे वो WT का क्या होता है, ऐसे जाता है ना, ऐसे सेचुरेशन की तरफ, तो वो क्या है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब वहाँ पे सेंसिबल हीट लॉस हुई है, लेटेंट हीट ऐड हुई है। मतलब वहाँ पे इंथैल्पी चेंज, तो वो इंथैल्पी तो कांस्टेंट है। इंथैल्पी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि लेटेंट हीट तो ऐड हुई है। लेटेंट हीट क्योंकि ऐड हुई क्योंकि उसका ओमेगा, जब भी ओमेगा बढ़ेगा इसका मतलब लेटेंट हीट ऐड हुई है, बस इतनी सी बात ख़त्म। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सेंसिबल हीट भी ऐड हुई है। अगर ओमेगा अगर डिक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब क्या है कि लेटेंट हीट लॉस्ट किया उसने, मतलब कंडेंसेशन हुआ होगा। और अगर एस डीबीटी डिक्रीज हो मतलब पक्का उसने अपनी सेंसिबल हीट लॉस की होगी। मोस्ट पीपल आर कंफर्टेबल ऑफकोर्स 24 से 26 डीबीटी और 50 से 60% RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो सेंसिबल हीट कैसे कैसे हो सकती है। समझ लो एक ग्लास का रूम है जिसमें सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है इसका मतलब ऑफ कोर्स एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, बट क्या ग्लास से मॉइस्चर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से लेटेंट हीट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ सेंसिबल हीटिंग है वो, सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल हीटिंग है। वहाँ मॉइस्चर देखो पहली बात, जहाँ ओमेगा इंक्रीज डिक्रीज़ होगा वहाँ पर लेटेंट हीट का काम आएगा। अब जब रूम में सब बंद है और सबकी खिड़की खुली नहीं, सॉरी ग्लास है, सनलाइट अंदर आ सकती है, तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मतलब सिर्फ सेंसिबल हीटिंग इन्वॉल्व है, लेटेंट हीट वहाँ ज़ीरो है, तो वो प्रोसेस होगी सेंसिबल हीटिंग। और कहाँ, जैसे अपने रूम में सारे पंखे लगे हुए, ये फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये मॉइस्चर कुछ ऐड नहीं करते, क्लोज्ड रूम हो तो ठीक है। और हम अगर बैठे हो तो हम हैं सोर्स ऑफ लेटेंट हीट और सोर्स ऑफ सेंसिबल हीट दोनों, क्योंकि पहली बात तो हम गर्म हवा छोड़ के सेंसिबल हीट करते हैं, और हम अपना स्वेट दे के भी वो करते हैं क्या, लेटेंट हीट की। स्वेट देने से क्या होगा, हवा में ओमेगा हवा का ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा जहाँ बढ़ा मतलब लेटेंट हीट वहाँ आई है।
remember PV partial pressure of water vapor can definitely change if the total pressure is changing. तो समझ लो 100 इज इक्वल टू 98+2 और 500 इज इक्वल टू वॉन्ट बी 498+2, इट वॉन्ट बी 2, वो 2 से ज़्यादा ही होगा या 2 से कम होगा, जो भी होगा, पर पीवी डिफ़र करेगा, बट मास डिफ़र नहीं करता। तो इसलिए ओमेगा को मास के टर्म्स में लिखना बेहतर ज़्यादा है और प्रेशर के टर्म्स में लिखना कम बेहतर, क्योंकि पर अगर टोटल प्रेशर चेंज ना हो रहा हो तो उस प्रेशर के टर्म्स में लिखना भी कोई बुरी बात नहीं है, समझा। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीवी कैन डेफिनेटली चेंज इफ़ द टोटल प्रेशर इज चेंजिंग। मैंने कभी ये बोल दिया होगा ना कि पीवी ओमेगा वी पर डिपेंड करता है, कि ओमेगा वी अगर सॉरी एम वी पर, कि एम वी इंक्रीज तो पी वी इंक्रीज। यस, दिस इज़ करेक्ट इफ़ टोटल प्रेशर इज़ कांस्टेंट, मतलब 100 किलो पास्कल, मतलब प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर। बट अगर प्रेशर ही कांस्टेंट नहीं है तो इवन विदाउट एडिशन ऑफ मॉइस्चर, इवन विदाउट चेंज इन एम वी कैन स्टिल चेंज पी वी। बट एम वी और एम ए को चेंज होने के लिए फिज़िकली कुछ डालना पड़ेगा, प्रेशर टेम्परेचर कुछ नहीं कर सकते इसका। हाँ, मतलब कि ये सेंसिबल हीट फैक्टर का काम ये है कि समझ लो 500 रुपये का बिल आ रहा है, तो कितना बिल यूज़ हुआ है रूम को टेम्परेचर डाउन करने में और कितना बिल यूज़ हुआ है, क्योंकि एसी में अपनी क्या प्रोसेस होती है, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। तो डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब ऑफ कोर्स लेटेंट हीट लूज़ की थी, लेटेंट हीट लूज़ की मतलब क्या डीपीटी पे मेंटेन करना पड़ेगा कॉइल को मेंटेन करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी कौन सी होगी, वो लेटेंट हीट होगी। उतनी एनर्जी चाहिए वो करने के लिए, समझा। मतलब ये बताता हूँ। बाईपास फैक्टर एक नेगेटिव चीज़ है। पहली बात तो बाईपास फैक्टर क्या होता है, दिस इज़ अ बैड थिंग। बाईपास फैक्टर जितना कम हो उतना अच्छी बात है। कैन बी रिटर्न फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिखा जा सकता है। एफिशिएंसी ऑफ, समझ लो ये 1 से 2, हमने क्या 15 डिग्री पे डीबीटी एयर भेजी, 35 डिग्री की कॉइल है, तो क्या ये जो निकलेगी क्या वो 35 की निकलेगी, वो निकलेगी 35 से कम की निकलेगी। क्योंकि पहली बात, अगर उसे 33 तक पहुंचा तो सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा हीटिंग के लिए, तो हीट को वहाँ पे एयर को वहाँ पे रुकना पड़ेगा, या फिर वेलोसिटी ऑफ एयर बहुत कम होनी पड़ेगी, ऐसा प्रैक्टिकली तो होता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, और कुछ एयर कांटेक्ट में आती ही नहीं, कुछ एयर इधर से निकल जाती, कुछ ही एयर कांटेक्ट में आती, फिर दोनों एयर अनकॉन्टेक्टेड कॉन्टेक्ट एयर जब मिलती है तो टेम्परेचर ऑफकोर्स डाउन कर देती है। समझ लो कॉन्टेक्टेड एयर 35 की निकल रही है, अनकॉन्टेक्टेड 15 की, तो दोनों मिक्स होकर फिर 25 बना देते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ कॉइल क्या होगी, एक्चुअल गेन कितना इनिशियल ये था, फाइनल ये है, तो 25 - 15, मतलब एंथैल्पी के टर्म्स में लिखना बेहतर रहेगा, H2 - H1। और आइडियल गेन कितना होना चाहिए था, हमें आइडियली यहाँ पे 3 पे पहुँचना था, 35 पहुँचना था, तो 35 - 15 मतलब H3 - H1। और हमने देखा था CPM मतलब CP ऑफ मॉइस्ट एयर इंटू T1 इज इक्वल टू H1, तो वही CPM1 ये सब कट जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये आता है T2 - T1 अपॉन T3 - T1। सो बाईपास, ये तो एफिशिएंसी ऑफ कॉइल है। बाईपास फैक्टर क्या होता है, 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ कॉइल। जितना कम बाईपास फैक्टर ऑफकोर्स एफिशिएंसी दिखा रहा है ना, एक्चुअल अपॉन आइडियल, ये एफिशिएंसी दिखाता है। बाईपास फैक्टर 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ कॉइल, वी वोंट। हाँ ठीक है, देखो बाईपास फैक्टर किसी भी प्रोसेस के लिए डिफाइंड है, वो बस किसी प्रोसेस के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग के लिए डिफाइंड। सब लोग कोई भी रैंडम प्रोसेस है 1 से 2 है एक्चुअल कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, कूलिंग एंड 1 से 2 कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है। और 3 जस्ट अ सैचुरेशन पॉइंट, इसी लाइन पे एक समझ लो पॉइंट है सैचुरेशन। तो इसमें एफिशिएंसी ऑफ कॉइल के समझ लो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन करना था ना, हमें कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफाई करना था, तो हमें आइडियली सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचना चाहिए, आइडियली ऐसा मानो। एफिशिएंसी ऑफ कॉइल क्या होगा, एक्चुअल अपॉन आइडियल। एक्चुअल कितना H1 - H2, आइडियल कितना H1 से H3 जाना था,
तो टेम्परेचर का ट्रांसफर, तो बाईपास फैक्टर क्या होगा, 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ कॉइल। एक्सटेंड के सैचुरेशन लाइन तक ओनली इन कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफाइंग प्रोसेस में इस जो T3 पॉइंट है जो एक्सटेंड करके सैचुरेशन लाइन तक मिला है उसे बोलते हैं अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। डिह्यूमिडिफिकेशन करना है तो डेफिनेटली DPT तक जाना पड़ेगा। सो इसे बोलते हैं अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये किसका टेम्परेचर है, शायद कॉइल का टेम्परेचर है। ऑफ कोर्स ये AC में यूज़ आता है, कॉइल का टेम्परेचर है। कॉइल के टेम्परेचर, कॉइल को उसको बोलते हैं मतलब इस पॉइंट को बोलते हैं अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग टू बी यूज बट इट इज़ कॉल्ड। कोई भी टेम्परेचर को अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर नहीं बोलते, ओनली फॉर कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफाइंग प्रोसेस द पॉइंट 3 इज कॉल्ड अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हम कहाँ यूज़ करते हैं, AC में। आई एक्सप्लेन वो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दैट। और इन केसेस लाइक जहाँ पे बहुत सारी कॉइल लगी हो अलग अलग उस पर, तो समझ लो इसका बाईपास फैक्टर है 0.7, इसका 0.7, 0.8, 0.9, तो टोटल बाईपास फैक्टर ऑफ एक इक्विवेलेंट कॉइल होगा 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9, मतलब घट जाएगा। 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9 होता कितना है, 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9, ये होता है 0.504, मतलब 0.7 से भी कम। मतलब ऑफकोर्स बहुत सारी कॉइल रहेगी तो कोई ना कोई एयर जो अनकॉन्टैक्ट रहेगी थी वो किसी और कॉइल के तो कॉन्टैक्ट में आ ही जाएगी। तो बाईपास कर देना डिक्रीजेस, एफिशिएंसी ऑफ कॉइल इंक्रीजेज, T2 रीचेस क्लोजर टू कॉइल टेम्परेचर। ऑफकोर्स जो निकलने वाली है वो कॉइल टेम्परेचर के नज़दीक पहुंच जाएगी। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के बारे में पता है, मतलब क्वेश्चन में हो जाता है सॉल्व। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कॉइल से होती है, इसका मतलब हीट तो ऑफकोर्स आएगी, वो आइसोएंथोपिक लाइन को फॉलो नहीं करने वाली। जहाँ जहाँ कॉइल आएगी वो आइसोएंथोपिक लाइन को फॉलो नहीं करेगी। जहाँ जहाँ वाटर, स्टीम इंजेक्शन ये सब आएगा वो ऑफकोर्स फॉलो करेगी। मतलब जो लाइन इस तरफ जा रही हो, इस तरफ, यह 1 है ये 2, तो ऑफकोर्स वो कोई ना कोई टेंडेंसी रखती है एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो करने की। सो I am not going to solve the questions. I have solved all the questions. I will be just taking photo of the questions. You can solve the questions in your free time. Thank you.